ओके बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको डिफ्रैक्शन फिनोमिनन के बारे में सिखाया था। जल्दी से दोबारा बता देता हूं कि पिछले सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो मैंने आपको यह सिखाया था कि डिफ्रैक्शन फिनोमिनन है क्या चीज। तो अगर कोई वेव किसी ऑब्स्टैकल के शार्प किनारों से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है। आई रिपीट, कोई भी वेव जब किसी ऑब्स्टैकल के शार्प किनारों से टकराती है तो बेंड हो जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है लेकिन बिखर जाती है। तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ नहीं रह जाता ऑब्स्टैकल के शार्प किनारों से टकराने के बाद। और इसी फिनोमिनन को फिजिक्स में हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। एक बात और बताई थी और ये बहुत जरूरी बात थी कि डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो तभी ऑब्जर्वेबल होता है जब ऑब्स्टैकल का डायमेंशन और वेव की वेवलेंथ कंपेरेबल हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्स्टैकल का साइज बहुत बड़ा है और वेव की वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो तभी सिग्निफिकेंट होता है जब ऑब्स्टैकल का डायमेंशन और वेव की वेवलेंथ एक दूसरे के कंपेरेबल हो। मतलब ना तो बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा ऑब्स्टैकल होना चाहिए। वेव की वेवलेंथ के कंपैरिजन में वो रहना चाहिए। वेव की वेवलेंथ जो है उससे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होगा तो जो डिफ्रैक्शन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसका इफेक्ट हमें क्लियरली नजर आता है। तो अगर लाइट का डिफ्रैक्शन आप स्टडी करना चाहते हो तो लाइट की वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। तो अगर लाइट का डिफ्रैक्शन आपको स्टडी करना है तो उसके लिए जो ऑब्स्टैकल आपको चाहिए वो बहुत छोटे साइज का चाहिए। कितने छोटे साइज का चाहिए? इतना छोटा कि ऑब्स्टैकल का जो डायमेंशन है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में आ जाए। तो मतलब कुछ मिलीमीटर साइज का ऑब्स्टैकल या मिलीमीटर से भी कम साइज का अगर ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल यहां पे फिलहाल स्लिट, पिछले सेशन में मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाया था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का ये एक्सपेरिमेंट है और लाइट को हम एक स्लिट में से पास करवा रहे हैं। तो ये जो स्लिट हमने रखी है, इस स्लिट का जो विड्थ है वो छोटा होना चाहिए। जितना छोटा लोगे आप उतना ही लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो आपको क्लियर नजर आएगा। तो जितना छोटा विड्थ है उतना ही बेटर आप डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये बात मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दूसरा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। सारी बातें पिछले सेशन में बताई थी मैंने, आई होप कि आप सभी को याद भी होंगी इस वक्त। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सोर्स है जहां से वेव आ रही है और जो स्क्रीन है, सोर्स और स्क्रीन दोनों के दोनों ऑब्स्टैकल से प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिए जाते हैं। सोर्स भी बहुत दूर है, स्क्रीन भी बहुत दूर है। क्योंकि सोर्स बहुत दूर है तो जो वेव फ्रंट आके ऑब्स्टैकल पे टकरा रहा है दैट वेव फ्रंट इज नेसेसरली प्लेन वेव फ्रंट। बहुत दूर अगर सोर्स है तो जो वेव फ्रंट रिसीव होगा वो प्लेन होता है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम तब बोलते हैं जब सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टैकल से बहुत ज्यादा दूरी पर रखे जा रहे हैं। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में या तो सोर्स या फिर स्क्रीन या फिर दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होते। दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों ऑब्स्टैकल के पास रहते हैं। तब जो डिफ्रैक्शन होता है उसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ये बातें मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी। और एक चीज और समझा दी थी कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जब होता है तो ऑब्स्टैकल पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो 100% प्लेन होगा, क्योंकि सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो जो वेव फ्रंट आके ऑब्स्टैकल को मिलेगा, जो वेव फ्रंट ऑब्स्टैकल पे इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज नेसेसरली प्लेन। लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द ऑब्स्टैकल मे और मे नॉट बी प्लेन। इतना मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। और उसके बाद हम ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ऐसा है कि हमने एक स्लिट बनाई है और स्लिट की जो चौड़ाई है
इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर। तो हमने एक स्लिट बना रखी है, और क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो वेव फ्रंट आ रहा है स्लिट के पास, जो स्लिट में इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वो 100% प्लेन वेव फ्रंट ही होगा, राइट। और ये जो स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ को मैंने सिंबल दिया है स्मॉल ए। स्क्रीन बहुत दूर है क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो स्क्रीन इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है इट इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ 1 मीटर। तो जो स्लिट की चौड़ाई है उसके कंपैरिजन में 1000 गुना टाइप से स्क्रीन की दूरी है, और स्क्रीन की डिस्टेंस को सिंबल दिया जा रहा है कैपिटल डी। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी तो स्लिट के सामने ही लाइट होनी चाहिए, और स्क्रीन पर हर जगह पर, बाकी जगह पर अंधेरा आएगा। केवल इस स्लिट के सामने रोशनी है, बाकी सब जगह अंधेरा होना चाहिए अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो। लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें नजर आता है कि स्लिट के सामने तो लाइट है ही, लेकिन इसके अलावा थोड़ा और भी लाइट के स्पॉट्स नजर आते हैं स्क्रीन। तो ऑब्वियसली स्लिट के सामने जो लाइट का स्पॉट है वो सबसे ब्राइट है, मतलब सबसे ज्यादा लाइट स्लिट के सामने वाले पॉइंट पर है। लेकिन कुछ रोशनी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ऑब्वियसली वो इसके कंपैरिजन में काफी कम है, पर है। इसी तरह नीचे भी कुछ रोशनी के स्पॉट्स हैं, और ये जो लाइट के स्पॉट्स हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इस वाले को छोड़कर, स्लिट के सामने की जो पोजीशन है उसको छोड़कर, जो एक्स्ट्रा ये लाइट स्पॉट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये साबित करते हैं कि लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी कि लाइट जब इस स्लिट में से गुजरती है तो स्ट्रेट तो जाती ही है, लेकिन बेंड भी होती है, और बेंड होने के कारण हमें नीचे और ऊपर की जगह पर भी लाइट के स्पॉट्स नजर आते हैं, और यही तो डिफ्रैक्शन होता है ना। अब इससे आगे की बात शुरू करते हैं। ओके, तो हमने प्लेन वेव फ्रंट्स इस स्लिट के ऊपर भेजे। प्लेन वेव फ्रंट्स इसलिए क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा दूर है, इस स्लिट से दूरी बहुत ज्यादा है सोर्स की, और क्योंकि सोर्स बहुत दूर पड़ा है तो जो वेव फ्रंट इस स्लिट पर आके टकरा रहे हैं वो 100% प्लेन वेव फ्रंट ही होंगे। कई बार बता चुका हूं मैं ये बात। प्लेन वेव फ्रंट होने का मतलब है कि जो लाइट रेज हैं, लाइट रेज आर पैरेलल। आई रिपीट, वेव फ्रंट अगर प्लेन है इसका मतलब लाइट की जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। पैरेलल लाइट रेज आर पासिंग थ्रू दिस स्लिट। तो जैसे लाइट की एक पैरेलल बीम, जिसको हम लोग कहते हैं, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो इस स्लिट में से पास हो रही है। तो जैसा कि आप समझ चुके हो कि जब इस स्लिट में से पास होगी लाइट तो कुछ रेस तो सीधा जाएंगी। तो मैं सीधा जाने वाली रेस को ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ऐसे। तो कुछ लाइट रेस तो बिल्कुल सीधे जाएंगी, स्लिट में से निकल के एकदम स्ट्रेट स्क्रीन पे पहुंचेंगी, ऐसे। तो कुछ लाइट रेस तो सीधा जाती हैं, लेकिन कुछ लाइट रेस जो होती हैं वो जब स्लिट में से गुजरती हैं तो बेंड हो जाती हैं, और ये बेंड होने वाली लाइट रेज ही हमें इन पोजीशंस पर लाइट के स्पॉट के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। तो सम लाइट रेज गेट बेंड। तो मैं बेंड होने वाली कुछ लाइट रेज को दिखा रहा हूं इस डायग्राम में।
तो जो लाइट रेज बेंड होती है, दे गो समवॉट लाइक दिस, इस तरह से बेंड होके, और ये बेंड होने के बाद स्क्रीन पे एक दूसरे से मिलेंगी। और ये जो लाइट रेज बेंड हुई है, इन्हीं बेंड होने वाली लाइट रेज की वजह से आप स्क्रीन पर लाइट के स्पॉट्स देख पा रहे हो, दिस वे। तो कुछ लाइट रेज तो बिल्कुल सीधा जाएंगी, लेकिन कुछ लाइट रेज इस स्लिट के किनारों से टकरा के बेंड हो जाती है, और ये जो बेंड होके लाइट रेज जाके स्क्रीन पे पहुंचती हैं, इन्हीं बेंड होने वाली लाइट रेज के कारण हमें ये सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और ये जो मिनिमा पॉइंट्स हैं ये मिल रहे हैं। तो मतलब ये जो लाइट के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं सेंटर के ऊपर नीचे, जो लाइट के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये लाइट के बेंड होकर स्क्रीन पे पहुंचने के कारण नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करें और इस डायग्राम को दोबारा बनाएं, और दोबारा में ये लाइट रेस को आप दिखाएं। कुछ और चीजें भी हम दिखाएंगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को दोबारा बनाइए, और ये जो बेंड होने वाली लाइट रेज है, स्ट्रेट जाने वाली लाइट रेज है, इसे डायग्राम में दिखाइए। अच्छा सा डायग्राम एक बार फिर बनाइए, जल्दी करिए। ऑलराइट बच्चों, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने ये डायग्राम। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग डायग्राम ड्रॉ करिए, और मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस डायग्राम को केयरफुली समझें। ये डायग्राम डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव मतलब जैसा आपको दिख रहा है ये वैसा है नहीं, इसमें कुछ फर्क है। बच्चों देखो, ये जो लाइट रेज मैंने ड्रॉ की है, ये दोनों की दोनों लाइट रेज एक्चुअली दो नहीं है, और भी लाइट रेज हैं जो इनके बीच में है। ये तो मैंने बिल्कुल स्लिट के ऊपरी किनारे से और स्लिट के निचले किनारे से आने वाली रेज दिखाई है। बाकी स्लिट में बीच के जो पॉइंट्स हैं वहां से भी लाइट रेज बेंड होके स्क्रीन पे जाके मीट करेंगी। तो ये बीच वाली लाइट रेज को एक्चुअली मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन आप ये जो लाइट रेज यहां पर देख रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। डायग्राम में देख के ऐसा फील नहीं होगा, पर ये जो लाइट रेज ड्रॉ की गई है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक दूसरे के पैरेलल है? तो बेसिकली बेटे समझिए आप कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर यानी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे जो मीट करने वाली लाइंस होती हैं वो तो पैरेलल होती हैं, ऐसा आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा। तो ये जो लाइट रेज हैं ये इनफाइनाइट पे मीट कर रही हैं, तो दे आर पैरेलल। तो डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रहा है, डायग्राम में आपको लगेगा कि ये दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट दिस इज नॉट द रियल सिनेरियो। जब हम रियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये जो स्लिट है बहुत ही छोटी है, स्क्रीन काफी दूर पड़ी हुई है, 1 मीटर के ऑर्डर की दूरी पर रखी है स्क्रीन। तो ये जो लाइट रेज आपको बेंड होके जाती हुई नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, ये लाइट रेज एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, अब मैं सेंटर से आने वाली लाइट रे को भी ऐड करता हूं इस डायग्राम में। तो स्लिट के सेंटर से जाके स्क्रीन पे मिलने वाली लाइट, तो दैट लाइट रे विल लुक लाइक दिस। इसको मैं डॉटेड बना रहा हूं। तो ये जो मैंने डॉटेड बनाया है वो स्लिट के सेंटर से बेंड होकर जाके स्क्रीन पे पहुंचने वाली लाइट है, और मैं यहां पे ये एंगल शो कर रहा हूं। ये एंगल को आई एम कॉलिंग थीटा। तो बच्चों समझो, ये जो थीटा एंगल मैंने शो किया है ये बेसिकली इस वाले पॉइंट की, मैं इस पॉइंट का कुछ नाम रख देता हूं, पी पॉइंट। तो ये जो थीटा एंगल मैंने शो किया है ये इस पॉइंट पी की एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन मतलब सेंट्रल लाइन। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन से कितना एंगल ऊपर का पॉइंट हमने लिया है,
ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल मैं शो कर रहा हूं, ये स्क्रीन के किसी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन को शो कर रहा हूं। तो अपने डायग्राम में ये थीटा एंगल शो करिए आप लोग, वीडियो पॉज कर लो जल्दी। ऑलराइट, तो अगर हमें किसी पॉइंट के बारे में बात करनी है तो हम इस एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में बात करेंगे। तो आई होप कि ये जो थीटा एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये सारे बच्चों को क्लियर है। एंड दिस थीटा एंगल इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। और एक बहुत जरूरी बात मैं दोबारा बता देता हूं कि ये डायग्राम जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं। ये जो लाइट रेज मैंने ड्रॉ की है, ये जो बेंड होके जाती हुई लाइट रेज है, ये सभी की सभी लाइट रेज आपस में पैरेलल जा रही हैं। क्योंकि जो स्क्रीन है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में बहुत दूर है, और बहुत दूर यानी इनफाइनाइट दूरी पर स्क्रीन है, और इनफाइनाइट पे जब मीट करती है लाइट रेज तो वो लाइट रेज तो पैरेलल ही होंगी ना। जो इनफाइनाइट पे मीट करें वो तो पैरेलल रेज हैं। तो ये जो रेज डायग्राम में मैंने ड्रॉ की है ये सभी की सभी रेज पैरेलल रेज हैं। हालांकि डायग्राम को देखकर ऐसा फील आपको नहीं हो रहा है, लेकिन रियल एक्सपेरिमेंट के सिचुएशन में ये जो बेंड होके जाने वाली रेज हैं वो पैरेलल रेज हैं। तो जब भी मुझे कभी ये वाली रेज की बात करनी है तो मैं ऐसा बोलूंगा, थीटा एंगल पर बेंड होने वाली रेज। कैसे बोलूंगा मैं? थीटा एंगल पर बेंड होने वाली रेज। और जब मैं ऐसा कहूं तो आप ये मत समझना कि मैं किसी एक रे की बात कर रहा हूं। थीटा एंगल पे बेंड होने वाली रे एक रे नहीं है, दिस इज अ सेट ऑफ रेज, दिस इज अ ग्रुप ऑफ रेज। तो रेज का एक गुच्छा है। एक्चुअली ये जो स्लिट है, स्लिट के हर पॉइंट से बेंड होकर रे जाके स्क्रीन पे पहुंचेगी। तो जितने भी स्लिट के अंदर पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं स्लिट के अंदर? इनफाइनाइट। तो जितने भी पॉइंट्स इस स्लिट के ऊपर हैं उन सभी पॉइंट से बेंड होकर रेस स्क्रीन पे एक दूसरे से मिलती है। तो आई होप कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है ये अब सारे बच्चों को परफेक्टली क्लियर हो गई होगी। अब एक और बात, ये जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, जब हम इसको रियल लाइफ में करते हैं, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करने की कोशिश करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। तो रियल लाइफ में जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करते हैं तो एक डिफिकल्टी आती है, और मैं बताने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है आप एग्री करोगे कि हां ये प्रॉब्लम आएगी। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन तभी सिग्निफिकेंट होता है जब वेव की वेवलेंथ और ऑब्स्टेकल का डायमेंशन एक दूसरे के कंपेरेबल होते हैं। तो लाइट की वेवलेंथ तो बहुत छोटी है, तो ये जो स्लिट है ये भी बहुत छोटी होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 मिलीमीटर के रेंज में होती है स्लिट की चौड़ाई। तो जो स्लिट है वो बहुत छोटी है, 1 मिलीमीटर टाइप से है। तो मुझे ये बताओ, अगर 1 मिलीमीटर की यानी बिल्कुल पतली सी स्लिट है तो उसमें से जो लाइट आगे बढ़ेगी, स्लिट के अंदर से जो लाइट आगे बढ़ेगी वो तो बहुत कम मात्रा में होगी, है ना बेटे? तो स्लिट के अंदर से बहुत कम मात्रा में लाइट आगे को जाएगी। यानी ये जो लाइट रेज मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है ये बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है लाइट रेज। ये सेंटर वाली भी बहुत कम है क्योंकि स्लिट जो है बहुत पतली है। तो जो लाइट रेज आगे बढ़ रही हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आगे जा पा रही हैं क्योंकि स्लिट बेहद पतली स्लिट है। फिर जो स्क्रीन है वो बहुत दूर पड़ी है। तो बेटे, एक तो वैसे ही कम लाइट आ रही है और स्क्रीन बहुत दूर है, तो स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते तो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। बीच में एयर वगैरह में एब्जॉर्ब होती है ना लाइट। तो स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब जितनी भी रोशनी है वो सारी खत्म हो जाएगी। बीच के मीडियम में सारी की सारी रोशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी स्क्रीन पर ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, रियल लाइफ में आप इसको देख नहीं पाओगे। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे
कि रियल लाइफ में जब हम ये एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो स्क्रीन बहुत दूर है। कितनी दूर है? इनफाइनाइट, वेरी फार। क्योंकि स्क्रीन की दूरी बहुत ज्यादा है तो स्क्रीन पर पहुंचते पहुंचते तो हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी लाइट है एक तो वैसे ही कम है और स्क्रीन को रख दिया है बहुत दूर, तो स्क्रीन पर पहुंचते पहुंचते तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। सारी की सारी लाइट बीच में ही एब्जॉर्ब होकर खत्म हो जाएगी। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हम फेस करते हैं। इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का समाधान, सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस स्लिट के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ऐसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए, जो लाइट रेज स्लिट में से निकल रही है, ये जो स्लिट के अंदर से लाइट रेज निकल रही है, ये पैरेलल निकल रही है। ओके, तो ये जो बिल्कुल सीधे जाने वाली लाइट रेज है ये भी आपस में पैरेलल है, और ये जो थीटा एंगल पर बेंड होके जाने वाली लाइट रेज है वो लाइट रेज भी आपस में पैरेलल है। तो ये वाला जो ग्रुप है लाइट रेज का ये भी आपस में पैरेलल है, और ये वाला जो लाइट रेज का ग्रुप है ये भी आपस में पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी तो लेंस उन्हें अपने फोकस पे ले जाके मिला देता है, फोकल प्लेन में मिला देता है। तो जब पैरेलल लाइट रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? ये जो लाइट रेज पैरेलल है इनको ले जाके अपने फोकल प्लेन में मिला देगा। और हम तो चाहते ही हैं कि लाइट रेज एक दूसरे से मिल जाए। हम तो चाहते ही हैं ना कि ये जो लाइट जा रही है ये एक दूसरे से मिले, क्योंकि जब लाइट रेज एक दूसरे से मिलेगी तभी हमें ये पैटर्न दिखाई पड़ेगा, isn't it? तो हम ऑलरेडी चाहते हैं कि ये जो लाइट रेज गुजर रही हैं वो एक दूसरे से मिले। तो जो लेंस आप रखोगे वो लेंस पैरेलल लाइट रेज को उठा के अपने फोकल प्लेन में एक दूसरे से मिला देगा। तो ये जो स्क्रीन आपने रखी है ये स्क्रीन इनफाइनाइट पे रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेंस लगा रहे हो तो स्क्रीन को कहां रखोगे? ये जो स्क्रीन है इसे कहां रखोगे? इस लेंस के फोकल प्लेन में रखोगे। ठीक है, तो मैं इस लेंस के फोकल प्लेन में मान लेते हैं फोकस ये है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस यहां है, तो फोकल प्लेन इसको कहते हैं। ये दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब फोकस से पास होने वाला प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। फोकस से पास होने वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे कहते हैं फोकल प्लेन। तो ये जो पैरेलल रेज स्लिट के आगे आ रही है, इन पैरेलल रेज को ये कॉन्वेक्स लेंस अपने फोकल प्लेन में ले जाके मिला देगा। तो ये जो स्क्रीन है ये इंफिनिटी पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइट रेज है इन्हें फोकल प्लेन में मिलना है। तो स्क्रीन को आप फोकल प्लेन में लाके रखोगे, यानी कि ये जो स्क्रीन की दूरी है ये दूरी कैपिटल डी ना होके लेंस की फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो स्क्रीन को इनफाइनाइट पे रखने की जो समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी। अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओ और स्क्रीन को इस लेंस के फोकल प्लेन में रख दो, तो लेंस क्या करेगा कि लाइट रेज इंफिनिटी पे मिलने वाली थी, ये जो लाइट रेज हैं ये इंफिनिटी पर एक दूसरे से मिलने वाली थी, लेंस इनको अपने फोकल प्लेन में मिला देगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इंफिनिटी पर मिलने वाली थी, लेकिन जब आप लेंस रखोगे तो लेंस ये पैरेलल लाइट की रेस को फोकल प्लेन में मिला देगा। तो इंफिनिटी पे मिलने वाली रेस को फोकल प्लेन पे मिला देता है लेंस। इंफिनिटी पर जिनको मिलना था वो लेंस के फोकल प्लेन पे मिलना शुरू हो जाएंगी।
यानी कि जो इन्फिनिटी पे दिखाई पड़ना चाहिए वो लेंस के फोकल प्लेन पे दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि लाइट रेस तो वही है, बस इन्फिनिटी पे मिलने की जगह फोकल प्लेन पर मिलना शुरू हो गई। तो जो इन्फिनिटी पे दिखाई पड़ने वाला था वही चीज आपको फोकल प्लेन में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो स्क्रीन को जो इनफाइनाइट पे रखने की समस्या है वो समस्या कॉन्वेक्स लेंस लगाइए और स्क्रीन को फोकल प्लेन में रखिए, समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लेंस लेकर डायग्राम को दिखा रहा हूं। तो आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कहां लगाया है? स्लिट के जस्ट आगे कॉन्वेक्स लेंस को लगाया। व्हाट विल हैपन? गिव मी अ टाइम टू इरेज। ऑलराइट, तो हमने स्लिट के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, और कॉन्वेक्स लेंस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्क्रीन है वो इन्फिनिटी पे रखने की बजाय हम इस लेंस के फोकल प्लेन में रख दें। तो लेंस क्या करेगा? पैरेलल रेज को अपने फोकल प्लेन में मिलाता है। कॉन्वेक्स लेंस यही काम करता है, सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर पैरेलल रेज जा रही है तो लेंस उन्हें अपने फोकल प्लेन में ले जाके मिला देता है, राइट? तो जो स्ट्रेट जाने वाली रेज है वो यहां पे आके मिलनी चाहिए, लेकिन लेंस उन्हें अपने फोकस पे आके मिलाएगा। तो जो स्क्रीन है उसे इंफिनिटी पे रखने की बजाय हम लेंस के फोकल प्लेन में बैठा देते हैं। तो सेंटर वाली रे तो ये है, दिस इज द सेंट्रल रे, स्क्रीन पे जा रही थी, लेकिन अब स्क्रीन को हम यहां रखेंगे, फोकल प्लेन में रखेंगे ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है ये लेंस का फोकस पॉइंट है। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट रेस गई हैं वो जब लेंस में से निकलेंगी तो लेंस उठा के फोकस पे लाके उन्हें मिला देता है इस तरह। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इन रेस को अपने फोकस पे मिला देता है। तो जो आपको इस पॉइंट पे नजर आने वाला था वो अब आपको इस पॉइंट पे नजर आएगा, क्योंकि जो लाइट रेज यहां पहुंचने वाली थी लेंस ने उनको उठा के यहां पे मिला दिया है। तो जो वहां दिखना चाहिए वो यहां दिखने लगेगा। तो स्क्रीन फिर बहुत दूर रखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन को आप लेंस के फोकल प्लेन में रख के काम चला सकते हैं। इसी तरह थीटा एंगल पे बेंड होने वाली रेस को लेते हैं, ये वाली रेस, ये थीटा एंगल पर बेंड होने वाली रेस। तो इसमें ध्यान दो, सेंटर वाली जो रे है, मतलब ये जो थीटा एंगल है, ये जो सेंटर वाली रे है ये तो सीधा जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गुजरती है तो वो स्ट्रेट चली जाती है, और ये लेंस हमने बिल्कुल स्लिट में चिपका के रखा है। तो ये जो सेंटर वाली रे है ये तो बिल्कुल सीधा जाएगी, मतलब पहले ये यहां पे जा रही थी, इस पॉइंट पे आ रही थी, अभी इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे आने लगेगी। और इसके पैरेलल, इस ये डॉटेड वाली रे के पैरेलल जो बाकी रेज हैं वो पैरेलल है, और पैरेलल रेज को लेंस मिला देगा इस पॉइंट पे लाके। तो ये जो लेंस है वो इन सभी रेज को उठा के इस पी पॉइंट पे मिला देगा, ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये जो थीटा एंगल पर बेंड होके जाने वाली रेस थी वो इस पॉइंट पे मिलने की बजाय अब इस पॉइंट पे मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी जो आपको यहां दिखना था वो अब आपको यहां दिखेगा, स्क्रीन को इनफाइनाइट पे रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको और नोटिस करवाना चाहता हूं कि लेंस रखने का इफेक्ट ये है कि स्क्रीन पास में आ गई है। स्क्रीन पहले दूर थी, अब पास आ गई है, और हम चाहते थे कि स्क्रीन पास आ जाए, क्योंकि बहुत दूर स्क्रीन रखेंगे तो लाइट वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं स्क्रीन बहुत दूर रखने की बजाय स्क्रीन हम पास में रखें। तो लेंस जब आप यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। जब आप लेंस यूज करोगे और स्क्रीन को फोकल प्लेन में रखोगे तो स्क्रीन को जो दूर रखने वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब आपने लेंस रखा
तो बेटा ये जो पॉइंट है, पॉइंट की पोजीशन बदल गई। पहले देखो ज्यादा ऊपर था, अभी ये कम ऊपर है, तो पॉइंट की पोजीशन ऑन द स्क्रीन हैज चेंज्ड। अगर आप स्क्रीन देखिए तो पहले ये पॉइंट इतने ऊपर था, इस जगह पर कहीं पर ये होता था पॉइंट, लेकिन लेंस रखने की वजह से पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया है। तो अगर मैं कहूं कि क्या स्क्रीन के ऊपर पॉइंट की पोजीशन बदली, तो आप कहोगे हां, पोजीशन पहले यहां थी अभी यहां है। तो यस, ऑन द स्क्रीन पोजीशन ऑफ द पॉइंट हैज चेंज्ड ऑन प्लेसिंग द लेंस। लेकिन मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, पॉइंट की पोजीशन तो बदली है, लेकिन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट हैज नॉट चेंज्ड। चाहे आप लेंस रखिए चाहे लेंस मत रखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है थीटा, दिस इज सेम वेदर यू प्लेस द लेंस वेदर यू डोंट। ठीक है, तो लेंस को रखने के बाद भी ये जो पॉइंट है इसकी एंगुलर पोजीशन सेम रहेगी, और एंगुलर पोजीशन सेम ही रह रही है, इसलिए हम लोग ज्यादातर जो स्टडी है वो एंगल के टर्म्स में करेंगे। अगर आप चाहो तो एंगल को छोड़कर पोजीशन को सिंबल आप कुछ इस तरह दोगे, वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। अगर आप इसको ओरिजिन कहते हो तो ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट ही इसकी पोजीशन है। तो आप वाई के टर्म्स में भी डिस्कशन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर अगर हम एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में स्टडी करें। और बेटर क्यों है? क्योंकि एंगुलर पोजीशन चाहे लेंस रखा जाए चाहे लेंस हटाया जाए चेंज नहीं होती। ठीक है, और एक आखिरी बात, जब तक लेंस नहीं था तो स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी है, जब हमने लेंस रखा तो स्क्रीन की दूरी लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है। यानी कि लेंस रखने से केवल इतना चेंज करना होगा आपको कि कैपिटल डी हटा के एफ लेना होगा, बस। तो जहां जहां कैपिटल डी लिखेंगे हम बिना लेंस के कैपिटल डी, और लेंस लगाने के बाद कैपिटल डी की जगह एफ हो जाएगा। तो जो भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा उस फॉर्मूले में अगर मैंने कहीं कैपिटल डी लिखा बिना लेंस के, तो क्वेश्चन में अगर कहा जाए लेंस लगाया है तो आप कैपिटल डी की जगह एफ लेकर सॉल्यूशन करिए। तो कैपिटल डी को एफ से रिप्लेस करना पड़ेगा जब आप लेंस रख देते हो तब, लेकिन एंगुलर पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, लेंस लगा के स्क्रीन पर आपको लाइट रेज मिल रही हैं, ये डायग्राम आपको दोबारा से बनाना है। डू इट। और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ऐसे। तो ये डायग्राम आप दोबारा बनाइए। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको पहले नजर आ रहा था वही नजर आएगा, लेकिन स्क्रीन दूर रखने की बजाय लेंस के फोकल प्लेन में रख देंगे हम। तो रियल लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लेंस की मदद लेते हैं। तो ये लेंस के साथ ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसे दोबारा बनाइए वीडियो पॉज करके। और बच्चों, अब ज्यादातर जो मैं आपको समझाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो लेंस ड्रॉ नहीं करके समझाऊंगा, मतलब मैं लेंस को नहीं रखूंगा। तो ज्यादातर जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं वो लेंस लिए बिना सिखा रहा हूं। लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर लेंस ले रहे हैं तो चेंज क्या होगा, कैपिटल डी की जगह एफ हो जाएगा, बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं बिना लेंस के आपको रिजल्ट्स बताने जा रहा हूं, और अगर आपने लेंस लिया हुआ है तो कैपिटल डी की जगह एफ लिख देना, बस। ठीक है, तो मैं लेंस ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि डायग्राम बनाना आसान होगा जब मैं लेंस नहीं बनाऊं तब। ठीक है, तो अब मैं लेंस को हटा के जो ओरिजिनल डायग्राम है उसे दोबारा बनाने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो मैं ओरिजिनल डायग्राम को एक बार दोबारा बना रहा हूं, और
ये प्लेन वेव फ्रंट हमने भेजे, प्लेन वेव फ्रंट का मतलब पैरेलल रेज हमने भेजी। एक बिल्कुल छोटी सी स्लिट है, छोटी सी स्लिट इसलिए क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूं कि जो ऑब्स्टेकल का डायमेंशन है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए ये जो स्लिट है ये भी बहुत छोटी सी हमने ली है, 1 मिलीमीटर के टाइप से इसकी विड्थ है। और छोटी है तो और अच्छा होगा। तो डायग्राम में आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके स्लिट को दिखाने जा रहा हूं, पर दिमाग में रखना छोटी है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। ओके, तो ये जो स्लिट है बिल्कुल छोटी सी स्लिट है, तो यहां से यहां तक इसको मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। एक्चुअली ये बहुत छोटी है, ध्यान रखना है। और फिर हमने आगे एक स्क्रीन रखी है, स्क्रीन बहुत दूर है, कैपिटल डी डिस्टेंस है स्क्रीन का। अगर आप चाहो तो स्लिट के सामने लेंस रखो, और लेंस रखोगे तो स्क्रीन को लेंस के फोकल प्लेन में रखना पड़ेगा। अब ये जो पैरेलल रेज हमने भेजी हैं, इसमें से कुछ रेज तो स्ट्रेट जाएंगी, ये सेंटर वाली रे है, इसी के पैरेलल स्ट्रेट जाके स्क्रीन पे मिलेंगी, और कुछ बेंड होके स्क्रीन पे पहुंचेंगी, ऐसे बेंड होके पहुंचेंगी। और ये थीटा एंगल पे बेंड होने वाली रेज है, ऐसे थीटा एंगल पे बेंड होंगी। और ऑन द स्क्रीन यू विल गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। स्क्रीन पर आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आने वाला है। एक्सपेरिमेंट को जब भी आप चाहो रियल लाइफ में कर सकते हो, करोगे ये मिलेगा। तो दैट इज अ फैक्ट, यू गेट दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट्स अ फैक्ट। तो ऑन द स्क्रीन वी गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और एक बार फिर से बता देता हूं, ये डायग्राम जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये जो लाइट रेज हैं, ये सभी की सभी लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, तो दीज लाइट रेज आर पैरेलल। हालांकि डायग्राम में आपको पैरेलल दिख नहीं रही है, पर वो पैरेलल है। अब हमें दो बातें समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला, ये क्यों मिला। अरे ऑब्वियसली डिफ्रैक्शन के कारण मिला है, वो आंसर नहीं है। मतलब इसका डिटेल्ड आंसर क्या है कि यहां पर हमें लाइट स्पॉट मिल रहा है, फिर यहां पर हमें अंधेरा मिल रहा है, इंटेंसिटी 0 है, फिर थोड़ी सी लाइट है, फिर इंटेंसिटी 0 है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें ये मैक्सिमा मिनिमा क्यों मिल रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो पैटर्न आया है, ये पैटर्न क्यों आया है। डेफिनेटली हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस मैक्सिमा में है कि ये मैक्सिमा क्यों आया। मैक्सिमा आना मतलब लाइट का बेंड होना, लाइट बेंड होके पहुंची है तभी तो यहां पे लाइट मौजूद है, वरना तो सारी की सारी लाइट स्लिट के सामने ही होनी चाहिए थी। तो ये जो मैक्सिमा है, हमारा इंटरेस्ट इसी में है। लेकिन फिर ये मिनिमा क्यों आई, तो बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है, हमें समझना है कि ये जो पैटर्न मिला है, इस पैटर्न के पीछे का रीजन क्या है। एक चीज ये है, और दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो कौन सी है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमा की पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा। बस इतना ही, काम खत्म। तो दो बातें हमें स्टडी करनी है। पहला, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों मिला, इसका पीछे का साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, और ये मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा नंबर 1, इसकी पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन या स्क्रीन पर उसकी पोजीशन, तो हाउ विल वी आंसर, हाउ विल वी गेट दैट पोजीशन। ठीक है, तो दो बातें हमें आंसर करनी, बस इतना ही ये टॉपिक है। तो छोटा सा टॉपिक है, ऑलमोस्ट वी आर डन विद इट। जल्दी से देखो, सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमें मैक्सिमा और मिनिमा क्यों मिले। तो बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट हमने सेंड किया, और प्लेन वेव फ्रंट ये जो स्लिट है, स्लिट में से होकर आगे बढ़ता है, मतलब स्क्रीन की तरफ जाता है, केवल इस स्लिट के अंदर से। बाकी नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। केवल ये जो स्लिट हमारी है, इस स्लिट के अंदर से होकर हमारा भेजा गया प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हाइगन्स प्रिंसिपल आप लोग जानते हो। हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक जैसे ही इंसिडेंट वेव फ्रंट
स्लिट को टच करता है तो ये स्लिट के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो स्लिट के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे ऑब्वियसली। ये पॉइंट मैं कुछ सैंपल पॉइंट्स बना रहा हूं, दीज पॉइंट्स, ऑल दिस। तो जैसे ही जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट स्लिट को टच करेगा तो स्लिट के जितने भी पॉइंट्स हैं, स्लिट वाले जो पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। हाइगन का प्रिंसिपल आपने सीखा है। तो हाइगन का प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही इंसिडेंट वेव फ्रंट स्लिट को टच करता है, स्लिट के सभी पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करने लगते हैं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं अब ये पॉइंट सोर्स बन चुके हैं। ये जितने भी स्लिट के पॉइंट्स हैं ये पॉइंट सोर्स की तरह हो गए हैं और इनमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलकर आगे को बढ़ने लगती हैं। यही तो हाइगन का प्रिंसिपल है ना। अगर भूल गए हो तो रिवाइज करो। हाइगन का प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही वेव फ्रंट किसी पॉइंट को टच करेगा वो पॉइंट सोर्स हो जाता है और पॉइंट सोर्स को मैं सेकेंडरी सोर्स के नाम से बुलाऊंगा। तो जैसे ही आने वाला वेव फ्रंट स्लिट को टच करेगा, स्लिट के जितने पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो उनसे जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी सभी डायरेक्शन में आगे जाएंगी। अब हम तो थीटा एंगल पे जाने वाली रेस को इकट्ठा कर रहे हैं, तो दिस इज वन वे। ऐसे ये देखो ये गई, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं और ऐसे आप जितनी चाहे ड्रॉ कर सकते हो। वैसे तो पॉइंट सोर्स है तो रे इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन हम थीटा एंगल वाली रेस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने हर पॉइंट से थीटा एंगल पे जाने वाली रेस को ड्रॉ किया है। तो ये जो हमारी स्लिट है, स्लिट के जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल के स्क्रीन की तरफ जाएंगी और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं वो स्क्रीन पे एक दूसरे से मिलेंगी। और आप जानते हो अगर सेम फेज में मिलेंगी तो मैक्सिमा आएगा, अगर अपोजिट फेज में मिलेंगी तो मिनिमा आएगा। तो इसीलिए ये जो स्क्रीन है उस पे हमें कहीं कहीं मैक्सिमा और कहीं कहीं मिनिमा नजर आते हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा आने का जो रीजन है वो ये है कि ये जो स्लिट के पॉइंट्स हैं, स्लिट के पॉइंट्स से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC कहते हैं ना उसको। तो YDSC में और इस एक्सपेरिमेंट में केवल इतना फर्क है कि YDSC में हमने 2 स्लिट पकड़ी थी। ऊपर वाली स्लिट से लाइट निकलती है, रेज निकलती है, और नीचे वाली स्लिट से रेज निकलती है और वो दोनों रेज एक दूसरे से इंटरफेरेंस मचाती है। तो अगर सेम फेज होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, अपोजिट फेज होता है इंटेंसिटी मिनिमम होता है। तो YDSC और इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस ये है, फर्क ये है कि YDSC में 2 अलग स्लिट की लाइट आपस में सुपर इंपोज होती है। 2 अलग स्लिट से आने वाली रोशनी का सुपर इंपोजिशन होता है, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में, डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में, एक ही स्लिट हमने ले रखी है, उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनमें से आने वाली वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन चल रहा है। तो बेसिकली ये जो इफेक्ट है, डिफ्रैक्शन का इफेक्ट, ये YDSC में भी था लेकिन उसको हमने इग्नोर किया था क्योंकि YDSC में भी 2 स्लिट है, एक स्लिट की रोशनी का डिफ्रैक्शन तो होना ही था, लेकिन YDSC पढ़ाते समय, YDSC सीखते समय हमने इस डिफ्रैक्शन इफेक्ट को इग्नोर कर दिया था, वरना आप सीख नहीं पाते, कंफ्यूज होना शुरू हो जाते। तो हमने इस इफेक्ट को इग्नोर किया था। लेकिन अब तो हम डिफ्रैक्शन को स्टडी ही कर रहे हैं तो अब हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो YDSC और ये जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, इसमें केवल इतना फर्क है कि YDSC में 2 डिफरेंट स्लिट की रोशनी आपस में सुपर इंपोज हो रही थी
और यहां पर एक ही स्लिट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहां से आने वाली वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन हो रहा है। जिन पॉइंट्स पर सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में आती हैं वो पॉइंट इंटेंसिटी के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, और जहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स अपोजिट फेज में एक दूसरे को मिलती हैं वहां इंटेंसिटी डाउन होने लगती है और मिनिमम हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम हमें मिले हैं स्क्रीन पर, ये क्यों मिले हैं। एक बार मैं जल्दी से दोबारा बता रहा हूं। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने स्लिट पर टच किया, जैसे ही वेव फ्रंट स्लिट को टच करेगा, स्लिट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, स्क्रीन पे जाके सेकेंडरी वेवलेट्स मिलेंगी। अगर सेम फेज में मिली तो मैक्सिमम, अपोजिट फेज में मिली तो मिनिमम। इतनी सी बात है। तो बेसिकली हो तो इंटरफेरेंस ही रहा है। किसका इंटरफेरेंस? सेकेंडरी वेवलेट्स का। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये दो स्लिट में से नहीं आ रही है, एक ही स्लिट के अंदर डिफरेंट पॉइंट से निकल के आ रही है। तो आई होप कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला, ये क्यों मिला, ये मैक्सिमा और मिनिमा क्यों मिले, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यही चीज आपको लिखवाने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं ये डायग्राम आप बनाइए अपनी कॉपी पर वीडियो पॉज करके। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे ही इंसिडेंट वेव फ्रंट स्लिट को टच होगा, स्लिट के सभी पॉइंट सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर, पॉइंट्स हैं स्लिट के अंदर, इन सभी पॉइंट से निकलकर सेकेंडरी वेवलेट्स स्क्रीन पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी। यही चीज लिखी है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। आप सभी को हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स याद होना चाहिए। As soon as the incident wavefront touches the slit, जैसे ही इंसिडेंट वेवफ्रंट स्लिट में टच होगा, each point of the slit starts behaving like a secondary point source. स्लिट के अंदर जितने पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी पॉइंट्स एक पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही वेवफ्रंट आके टच होता है। ऐसा हाइगन का प्रिंसिपल कहता है। और जब ये पॉइंट्स पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो इनमें से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और स्क्रीन पे पहुंचेंगी। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स एंड सेकेंडरी वेवलेट्स आर एमिटेड फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब पॉइंट सोर्स हैं। पॉइंट सोर्स मतलब एक बल्ब की तरह है और इसमें से हर तरफ वेव्स बढ़ रही हैं। हम थीटा एंगल वाली वेव्स को देख रहे हैं तो हमने सिर्फ वही वेव्स ड्रॉ की हैं जो थीटा एंगल पे हैं। वैसे हर डायरेक्शन में वेव्स निकलेंगी सभी पॉइंट से, ऐसा हाइगन का प्रिंसिपल कहता है। और फिर स्क्रीन पे जाके ये सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे से मिलेंगी, सेम फेज में मिलेंगी तो मैक्सिमा, अपोजिट फेज में मिलेंगी तो मिनिमा। ठीक है, तो पहले आप इतनी चीज लिखो। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसे इरेज करके मैं एक सेंटेंस और लिखाऊंगा कि सेम फेज में मिलने पर मैक्सिमा और अपोजिट फेज में मिलने पर मिनिमा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो मिनिमा। नोट करिए पहले इतना। ओके, तो वेवफ्रंट जब स्लिट को टच करता है, स्लिट के सभी पॉइंट सेकेंडरी पॉइंट सोर्स हो जाते हैं और उनमें से सेकेंडरी वेवलेट निकल के स्क्रीन पे पहुंचती हैं। द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर ऑन द स्क्रीन। तो स्लिट के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट में से निकल के सेकेंडरी वेवलेट जाके स्क्रीन पे एक दूसरे से मिलती है। एट पॉइंट्स वेयर दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली वी गेट मैक्सिमा। जिन पॉइंट्स पर सेकेंडरी वेवलेट्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं वहां पर हमें मैक्सिमम आता है इंटेंसिटी का। एंड एट पॉइंट्स where these secondary wavelets interfere destructively we get minima। जिन पॉइंट्स पर सेकेंडरी वेवलेट्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगता है वहां पर हमें मिनिमा मिलता है। तो जैसा मैंने समझाया एग्जैक्टली वही चीज मैंने यहां पे लिखवाई है। यू जस्ट नोट इट डाउन। जल्दी नोट करो वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, तो मैंने ओरिजिनल डायग्राम को दोबारा ड्रॉ किया हुआ है। ये स्लिट है, स्लिट में से
लाइट को हम आगे स्क्रीन पे भेज रहे हैं, कुछ लाइट रेज सीधा जाएंगी और कुछ लाइट रेज बेंड होके जाके स्क्रीन पे मिलेंगी, यानी कि डिफ्रैक्शन होगा। थीटा एंगल पे बेंड होने वाली रेज मैंने ड्रॉ की है। ये थीटा एंगल पर बेंड होने वाली रेज को मैंने ड्रॉ किया है। और ये जो स्लिट है, स्लिट की जो चौड़ाई है, आई एम राइटिंग इट ए, स्लिट की चौड़ाई ए है और स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। स्क्रीन बहुत दूर है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। अब देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो मैंने लाइट रेस को ड्रॉ किया है थीटा एंगल पर, ये सभी लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं। हालांकि डायग्राम में आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो लाइट रेज है ये आपस में पैरेलल है, क्योंकि स्क्रीन इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी पे मिलने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये जितनी भी रेज आप देख रहे हो ये पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे टॉप वाली रे और सबसे नीचे वाली रे के बीच में पाथ डिफरेंस बताइए, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, यानी जो बाउंड्री वाली रेज है, एज वाली रेज है, स्लिट के ऊपरी किनारे से और स्लिट के निचले किनारे से स्क्रीन पे जाके मिलने वाली जो रेज हैं थीटा एंगल पर, उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, लाइक दिस, ऐसे एक परपेंडिकुलर आप यहां पे ड्रॉ करिए। और ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि पैरेलल रेज है, डायग्राम देखो कुछ इस तरह का मामला है, पैरेलल रेज और स्क्रीन पे जाके मिल रही है। तो ये जो छोटी वाली रे है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर के आगे का जो रास्ता है वो बराबर है। ये मैंने पैरेलल रेस को ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर डालिए एक किनारे से, परपेंडिकुलर के आगे का रास्ता बराबर है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो बस इतना ही है। दैट्स द सिचुएशन हियर। तो मैंने यहां एक परपेंडिकुलर डाला है एक किनारे से, दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से आगे का रास्ता बराबर है, तो जितना भी कुछ है वो ये है पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस, आई एम कॉलिंग इट डेल्टा एक्स। ये पाथ डिफरेंस है, इसकी वैल्यू निकालना भी आसान है। ध्यान रखना डायग्राम में नहीं दिख रहा है, पर ध्यान रखना ये सारी की सारी रेज आपस में पैरेलल है। दिस इज द की पॉइंट। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल यहां पर है ये भी थीटा ही है। फिर दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो इस बात को। ये एंगल थीटा है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो दिस एंगल इज 90। ध्यान से देखना, ये एंगल तो यही वाला है थीटा, दिस एंगल इज 90। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में इधर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, और इधर किनारे पर 90 है, ऊपर वाला थीटा होगा। आप बहुत तरह से इसको समझ सकते हो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है, देखना आसान है। ओके, तो असली चीज ये है कि ये जितनी भी मैंने रेस दिखाई हैं, ये रेस आपस में पैरेलल हैं। हालांकि डायग्राम में ये चीज दिख नहीं रही है, बट दीज आर पैरेलल। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम का ये हिस्सा थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, बड़ा करके बना रहा हूं। ये वाला हिस्सा, ये मैंने परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये सेंटर वाली रे ऐसे बनी हुई है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। एंड ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल यहां पे है थीटा। तो इधर जो एंगल ये है 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस वन हियर इज थीटा। ऐसे बड़ा आसान है इसको देखना। तो ये जो एंगल टॉप वाला है, ये एंगल थीटा है,
और स्लिट की जो चौड़ाई है वो a है। तो अब मैं इस ट्रायंगल को पकड़ता हूं, ये देखो स्लिट की चौड़ाई a है, ये 90 डिग्री एंगल है। ये जो डिस्टेंस है इसे ही हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है a sin थीटा, इजी है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू a sin थीटा। ये है पाथ का डिफरेंस। कौन सी रेस का पाथ डिफरेंस है? बाउंड्री वाली रेस का, मतलब स्लिट के टॉप से और स्लिट के बॉटम से स्क्रीन पे मिलने वाली रेस का पाथ डिफरेंस, थीटा एंगल पर जो रेस पहुंच रही उनका। तो अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, और मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जो डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है उसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, मतलब कोई डेरिवेशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन देने जा रहा हूं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है सिंगल स्लिट के द्वारा। तो सिंगल स्लिट में से वेव फ्रंट गुजर के स्क्रीन पे जाके डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा ऑन स्क्रीन, nth मिनिमा, इतना तो आप लोग जानते हो कि ये जो सेंटर वाला है इसे कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम, या आप इसको सेंट्रल मैक्सिमम भी कह सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमम, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। और ये जो छोटे छोटे मैक्सिमम है इनको सेकेंडरी मैक्सिमम कहते हैं। तो दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। उसी तरह ये दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमम है, तीसरा है। ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस इज फर्स्ट मिनिमम, ये पहला मिनिमम पॉइंट है। उसी तरह दूसरा, तीसरा, और स्क्रीन के नीचे भी ये फर्स्ट मिनिमम है। वो ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमम, ये नीचे वाला फर्स्ट मिनिमम। तो दिस इज फर्स्ट मिनिमम, और नीचे फिर सेकेंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम एंड सो ऑन कंटिन्यूस। तो nth जो मिनिमम होगा, मिनिमा नहीं बेटे मिनिमम, nth मिनिमम जो मिलेगा उसकी पोजीशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन। तो बेटा बाउंड्री वाली रेस का जो पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, जब ये लैम्डा का परफेक्ट nth मल्टीपल आए तो nth मिनिमम की पोजीशन होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन nth मिनिमम की पोजीशन देता है। और यहां पे n को जीरो नहीं लेना है, n को जीरो लोगे तो साइन थीटा जीरो यानी थीटा जीरो, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। n नॉट इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, कुछ भी ले लो, जीरो मत लेना। n इक्वल टू जीरो विल करस्पॉन्ड टू सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। तो n को जब जीरो डालोगे तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम नहीं आएगा। तो ये जो nth मिनिमम का एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया है, इस एक्सप्रेशन में आपको n को जीरो नहीं लेना है, बाकी 1 2 3 प्लस माइनस ले लो। प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे वाले पॉइंट्स। ओके, तो नोट कर लीजिए, डायग्राम को दोबारा बनाइए, अच्छा सा डायग्राम बनाइए। जो डायग्राम में मैंने मेंशन किया है चीजें आप भी मेंशन करिए, और फिर ये एक्सप्रेशन नोट करिए। पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन स्क्रीन इज दिस। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, वीडियो पॉज करके। आज के सेशन को हम यहां पे खत्म कर रहे हैं। आज के सेशन में मैंने आपको डिफ्रैक्शन, ये जो पैटर्न बना ये क्यों बना, व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग दिस पैटर्न, ये मैक्सिमा मिनिमा क्यों मिले, ये समझाया है। और मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिया है nth मिनिमम की पोजीशन का, ये एक्सप्रेशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो आई वांट टू गो इनटू द डेरिवेशंस, दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। You only just need to remember this expression.
डिफ्रैक्शन छोटा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम ही आएंगे, तो यू विल नीड दिस एक्सप्रेशन ऑन रेयर ओकेजन्स। तो कम क्वेश्चंस आपको डिफ्रैक्शन पर बेस्ड मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इंटरफेरेंस पर बेस्ड आपके सिलेबस में मिलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जो डिफ्रैक्शन का टॉपिक है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन टू द डिफ्रैक्शन। तो आज के सेशन को यहाँ पे हम खत्म करने जा रहे हैं। नोट दिस डाउन।